करेंगे दोस्तों जिस वीडियो का आपको लंबे समय से इंतजार था उस वीडियो के बारे में। और दोस्तों ये वीडियो रहेगा आईडीओ भारत के सिलेबस रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत नया कंटेंट नया सिलेबस ये आया हुआ है। और अभी तक क्या होता था कॉलेज के एग्ज़ाम्स में साथियों कि हिस्ट्री सब्जेक्ट होता था, लेकिन किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था कि आपको मेजर सब्जेक्ट बना दें, माइनर सब्जेक्ट बना दें। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको आईडीओ भारत के बारे में बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो आज का वीडियो में आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आईडीओ भारत का सिलेबस आपके लिए रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में कवर किए गए हैं, और साथ में बहुत कुछ हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जो भी आपके वीडियो से रिलेटेड डाउट हो वो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और इसी के साथ अगर आप नए इस चैनल पर पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको आईडीओ भारत के क्वेश्चन आंसर से नहीं बल्कि मैंने आपके लिए उनके आंसर्स भी समझाए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे वो वीडियोस तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साथियों आज का वीडियो और देखते हैं किस तरह से चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश के द्वारा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम हेतु प्रारूप। अब दोस्तों ये जो लाइन है ये इसका मतलब इतना सा है केवल कि आपका जो थ्योरी पेपर होता है उसका प्रारूप क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं आपके लिए। लिखा हुआ है वर्ष 2021, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 2021 है और अब 2022 की परीक्षाएं हो रही हैं हमारी। तो उससे कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है आपके लिए क्योंकि दोस्तों एनईपी का जो ड्राफ्ट था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, वो 2020 में आई और इसको लागू होते होते 1 साल लग गया। तो 2021 से एनईपी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो 21 में सिलेबस था वही 22 में रहेगा, इसमें आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आगे बात करता हूँ, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है दोस्तों विषय इतिहास, मतलब सब्जेक्ट तो आपका इतिहास ही है, लेकिन आपका इतिहास सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट है आपका मेजर इतिहास। कौन सा है? मेजर हिस्ट्री, जिसको आप बोलेंगे मेजर। और मेजर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए आता है पेपर 1। तो दोस्तों उस पेपर 1 में क्या टाइटल है? आईडीया ऑफ भारत। आगे अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3rd 4th 5th पॉइंट। इसके बाद सीधा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए मार्क्स की। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मार्क्स के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी। 25 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा, 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने दोस्तों थोड़ा सा चेंज कर दिया हुआ है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। किसी ने 70 मार्क्स का पेपर बना दिया है और 30 मार्क्स का उनका इंटरनल हो रहा है। किसी यूनिवर्सिटी में 80 मार्क्स का पेपर बना दिया, 20 मार्क्स का इंटरनल हो रहा है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपका 70, 75, 80 यही एक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जो आपका थ्योरी पेपर में काम आएगा। आगे बात करते हैं और देखते हैं आपकी किस तरह से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में आपके लिए सारी चीज़ें बताई हुई हैं। दोस्तों आपको पीडीएफ भी इस वीडियो का मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं, पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपके लिए पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि अगर मैं बात करूँ इकाई 1 की, यानी कि प्रथम यूनिट, तो इंग्लिश मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो मैं आपके लिए पूरा यहाँ पर इंग्लिश में भी समझाते जा रहा हूँ, और बाकी आपके लिए पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए प्रथम यूनिट में भारतवर्ष की अवधारणा, इसको बोलते हैं दोस्तों कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष। और अगर हम आगे इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके लिए भारतवर्ष की अवधारणा में 1, 2, 3, 4, 5 तरह की हेडिंग्स या सब हेडिंग्स मान लीजिए आप दी हुई हैं, आप इनको पढ़ना है। तो दोस्तों क्या पढ़ना है आपको आईडीया भारत में? आपके लिए बता रहा है जैसे कि भारतवर्ष को समझना, पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं भारतवर्ष। आगे दूसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं भारत के पर्यायों की शाश्वतता। अब दोस्तों पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्यायों की शाश्वतता मतलब कि भारत के जो नाम है, जैसे कोई भारतवर्ष बोलता है, कोई आर्यावर्त बोलता है, कोई भारत बोलता है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। तीसरा आपको दे रहे हैं दोस्तों समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा, मतलब जो हमारा भारत देश है दोस्तों, ये संसार के प्राचीनतम देशों में माना जाता है, और सबसे प्राचीन देशों होने की वजह से ही हमने, जब ये पूरा साइंस नहीं आया हुआ था, जब यूरोप का कल्चर नहीं आया हुआ था, किसी को नहीं पता था, उसके पहले ही दोस्तों हमने समय और अंतरिक्ष की खोज कर ली थी। हमारे देश में ऐसे कई वैज्ञानिक रहे, ऐसे कई लोग रहे जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में अलग अलग कंसेप्ट दिए हुए हैं। जैसे आपने आर्यभट्ट का नाम तो सुना ही होगा। आर्यभट्ट जो है ये भारत के एक महान गणितज्ञ रहे
और गणितज्ञ होने के साथ साथ इन्होंने अंतरिक्ष को लेके भी बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं। ऐसे दोस्तों अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा और यहाँ पर बताना चाहूँ तो 12 मीर का नाम आपने सुना होगा, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे। इन्होंने भी दोस्तों बहुत सारा कंसेप्ट अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर दिया। तो जब हम समझेंगे डिटेल में तब मैं आपके लिए बताऊँगा। कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ जाके आप पढ़ भी सकते हो। बट फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हो कि कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, मैं बना दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा तीसरे पॉइंट में हमारी। चौथा पॉइंट है हमारा भारत की इतिहास दृष्टि, मतलब भारत जो देश है इसकी इतिहास की दृष्टि कैसी है, मतलब इतिहास में क्या क्या भारत के आप लोग पढ़ना है। और अगला अगर हम बात करें तो भारतीय साहित्य का गौरव, मतलब भारतीय साहित्य के गौरव से मतलब दोस्तों क्या है, जैसे अगर हम बात करें हमारे साहित्यों की तो इसमें वेद की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत को महाकाव्य बोलते हैं, जैन एवं बौद्ध साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, ये सारी चीज़ें आपके लिए पढ़ना पड़ेंगी। तो कहने का मतलब भाई आप लोगों को एकदम रिलीजियस बोले तो धार्मिक बना रही है भाई सरकार, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए धार्मिक। और साथ में आपके लिए इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते अच्छे नंबर ही मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है भाई कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आपके लिए पढ़ाई भी हो जाएगी आपकी, और आपको आपके रिच हेरिटेज की, आपको आपकी रिच हिस्ट्री की, आपको भारत की इतिहास की जानकारी भी मिल जाएगी। बात करता हूँ सेकंड यूनिट की। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेकंड यूनिट द्वितीय भारतीय ज्ञान परंपरा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, इसमें आपके लिए पढ़ना है कला के बारे में पढ़ना और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों अगर मैं आपके लिए बताऊं पहला पॉइंट यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है, भाषा और लिपि का विकास। यानी कि आपके लिए ऐसे टॉपिक्स पढ़ना पड़ेंगे जिनमें भाषा और लिपि के विकास के बारे में बताया हुआ हो भारत में। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो ब्राह्मी लिपि का विकास भारत में हुआ, खरोष्टी लिपि का विकास भारत में हुआ। ऐसे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे अब कुछ भाषा की, तो पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है, ये सारी भाषाओं को लेकर दोस्तों जो विकास उसके बारे में आपके लिए पढ़ना है। और मज़े की बात यह है साथियों कि इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, तो जाकर देख सकते हो यार। बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की, भारतीय कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे ब्राह्मी भाषा, खरोष्टी भाषा, पाली, प्राकृत, इन सब की क्या विशेषताएं हैं। बात करते हैं तीसरा, भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों इसमें आप लोग उन सभी शिक्षकों के बारे में पढ़ोगे जिन्होंने पुराने समय में भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। साथ में आप ये भी जानेंगे इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद कि किस तरह से हमारी एजुकेशन प्रदान की जाती थी। आज जैसा माहौल नहीं था दोस्तों, बहुत सिंपल माहौल था। आपने विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम सुना होगा, उन्होंने किस तरह से गुरुकुल में पढ़ाते थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर करना है। तो अच्छा पॉइंट है, अच्छी हेडिंग है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, भारतीय शौर्य को बोलेंगे हम इंडियन वेलर। वेलर का मतलब होता है शौर्य, इंग्लिश में अगर मैं आपके लिए बताऊँ तो दोस्तों आपके लिए ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे, हमारे ऐसे बहुत सारे भारत के वीर थे जिन्होंने आक्रमणकारियों को, मतलब इन्वेडर्स को, अटैकर्स को हिंदुस्तान में आने से रोका। उनकी शौर्य गाथा के बारे में भी आपके लिए पढ़ना है यूनिट 2 के बारे में। बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आप क्या पढ़ेंगे, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में एवं वसुधैव कुटुंबकम के बारे में। तो दोस्तों यूनिट 3 की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो आपके लिए दे रहे हैं धर्म एवं दर्शन की भारतीय अवधारणा। यानी कि भारतीय व्यवस्था के अनुसार, भारतीय अवधारणा के अनुसार धर्म और दर्शन क्या है, हम धर्म को क्या मानते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, ये आपके लिए पढ़ना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी इस बार आया हुआ था 2022 के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा। मनुष्य, परिवार, समाज एवं विश्व, ये सब लोग क्या हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे भारतीय अवधारणा में, वो आपके लिए समझना है। बात करें दोस्तों तीसरा पॉइंट, राजनीति और शासन। थोड़ा सा आप इसमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पुरानी सरकारें कैसे चलती थीं, किस तरह से महागणराज्य होते थे, गणराज्य होते थे, वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। और जनपद और ग्राम स्वराज की अवधारणा आप पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 का ये सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। बात करते हैं 2 यूनिट की और, दैट इज़ यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट 4 की अगर मैं आपसे बात करूँ साथियों तो यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान। यानी कि दोस्तों आपके लिए केवल और केवल वेदांगों को पढ़ने से अकेला काम नहीं चलेगा, आपके लिए विज्ञान को भी समझना पड़ेगा भारत में, पर्यावरण को समझना पड़ेगा और चिकित्सा विज्ञान को समझना पड़ेगा। हमारे देश भारत में ऐसे कई तरह की
विज्ञान से रिलेटेड भी चीज़ें हुई हैं, ऐसे कई कंसेप्ट्स हैं, कई आइडियाज़ हैं, कई थ्योरीज़ हैं जो कि विज्ञान से रिलेटेड हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 4th यूनिट में पहला पॉइंट, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो प्राचीन भारत से मतलब दोस्तों एंशियंट जो इंडिया था हमारा, उसमें साइंस और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों वाकई में ही थी हमारे यहाँ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने बस पता नहीं क्यों इस व्यवस्था को मान लिया कि सब कुछ हमको यूरोप से मिला है, सब कुछ हमको अंग्रेज़ों से मिला हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका योगदान नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ वहाँ से मिला हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हमने ही दुनिया को बताया कि भाई जीरो भी कुछ होता है मैथमेटिक्स में, तो इस बात को आप ध्यान रखो। बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की, पर्यावरण संरक्षण। तो भारतीय दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है उसके बारे में आपके लिए पढ़ना है साथियों। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण होगा तभी हम हैं, तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ा पा रहा हूं। पर्यावरण नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने देख लिया किस तरह से कोरोना त्रासदी ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। बात करते हैं थर्ड यूनिट की, स्वास्थ्य जागरूकता। तो यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा। तो दोस्तों आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा ये हमारे यहाँ बेसिकली साइंस है, ये हमारे यहाँ का पूरा चिकित्सा विज्ञान है जिसमें बहुत कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप जानते ही होंगे योग के बारे में, तो आज योग दुनिया भर में फेमस हो चुका है बिकॉज ऑफ आवर कंट्री। आयुर्वेद के बारे में आप जानते ही हैं दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा मतलब जो नेचुरल तरीके से चिकित्सा दी जाती थी, वो सब चीज़ें आपके लिए पढ़ना पड़ेंगी। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि ये केवल एक आपके लिए सिलेबस का एक वीडियो है जिसमें मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँ। लेकिन जब एक्सप्लेन करूंगा या फिर आप कमेंट करके पूछते हैं मुझसे तो मैं डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझाऊंगा। बात करते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों की, भारतीय अंक प्रणाली और गणित, तो ये भी आपको ये समझना है। और लास्ट यूनिट है दोस्तों हमारी आज की वीडियो की, भारतीय आर्थिक परंपराएं, यानी कि किस तरह से भारत में आर्थिक व्यवस्था थी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ भारतीय आर्थिक परंपराओं की, तो इसमें पहला पॉइंट आपके लिए क्या दिया हुआ, भारतीय आर्थिक विचार, मतलब भारत में किस तरह से व्यापार किया जाता था, क्या विचार थे लोगों के, ये हम समझेंगे। भूमि वन एवं कृषि की अवधारणा, मतलब भूमि वन एवं कृषि क्या होती है, भारत में भूमि वन कृषि को किस तरह से माना गया है। और साथ में आपको दिया हुआ है उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार और वाणिज्य, समुद्री व्यापार के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है भाई, मैं चाहता हूँ कि आप सभी सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट्स में लें, मतलब आप बीए लें तो आप इसको सब्जेक्ट जरूर ऑप्ट करो, क्योंकि अच्छे नंबर आपके लिए मिल सकते हैं। साथ में ही आप में से अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, उन लोगों के लिए भी दोस्तों ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यही सब्जेक्ट्स आपके दोस्तों यूपीएससी एमपीपीएससी का सिलेबस हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेता हूँ मैं जल्दी से अब आपके साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपका कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए समझा रहे हैं ये लोग कि किस तरह से आपका पूरा मूल्यांकन करेगी यूनिवर्सिटी। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर अधिकतम अंक 100 हैं, मतलब 75 + 25। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है CC आपका 25 मार्क्स का होगा, और जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होगा वो होगा 75 मार्क्स का। इसमें से दोस्तों आपके लिए बता रहे हैं कि 15 नंबर का आपका जो क्लास का परीक्षण, यानी कि जो आपका CCE में बता रहे हैं आपके लिए कि एक तो आपकी फ़ाइल बनेगी, और 15 नंबर का आपका इंटरनल जो आएंगे, जो पूछेंगे, वो सारी चीज़ें आपके लिए बता रहे हैं। 25 मार्क्स हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम की, यूनिवर्सिटी परीक्षा लेगी, उसका यहाँ पर बताया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। इस अंदेशा में मत रहना भाई कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पैटर्न अब हट गया है, आपके लिए केवल क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हैं आप 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो आपके यहाँ पर दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन में, टोटल 9 मार्क्स हो गए। उसके बाद आपके लिए 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो आपके रहेंगे 9 मार्क्स के, ऐसे करके 36 मार्क्स हो गए। और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए दीर्घ उत्तरीय, मतलब लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड वाले शॉर्ट हैं और फर्स्ट वाले हैं वेरी शॉर्ट। ऐसे करके दोस्तों आपका 75 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है। तो अब मतलब ये समझ लो भाई कि अगर पढ़ोगे तो ही अच्छे से पास हो पाओगे। ऑब्जेक्टिव वाला जो फंडा आप लोग चलाते थे वो सब खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये आज के वीडियो का पूरा आपके लिए क्रक्स था, सार था। तो मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।